दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्यार का एक नाम। गुलाबी सर्दियों की धूप बड़े एहतियात से अपने टुकड़े बिखेरती है। छत की मुंडेर पर, खिड़की की चौखट और लॉन में लगे गमलों पर। आज भी धूप का पहला टुकड़ा लॉन में छिटका हुआ था। कोने में रखे गुलदाउदी के फूल से सरकता हुआ सीधे जमीन पर। मैंने इस दफा उस गुनगुनाहट को हथेली पर रोक लिया। हल्की सेंक सुकून देने लगी, जैसे अंदरूनी चोट पर गर्म नमक की सेंक। तुम अभी तक यहीं हो? मार्केट नहीं गए? तभी पीछे से मेरी पत्नी माया की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। घर की चौखट से कंधा टिकाए खड़ी वो मुझे ही देख रही थी। महरून साड़ी जच रही थी उस पर और कमर में खोसा हुआ आंचल भी। बाईं ओर झूलते भीगे बाल साड़ी को भिगो गए थे और हाथ में सुलगती अगरबत्ती का धुआं उसके चेहरे पर धूनी रमा रहा था। कब जाओगे देव? उसने दोबारा टोका। मार्केट तो खुल जाने दो बाबा। अच्छा, टाइम क्या हुआ? मैंने पूछा तो वो मेरी कलाई में बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, खुद ही देख लो ना, 11 तो बज ही रहे होंगे। तुम सामान देर में लाके दोगे तो तैयारी करते हुए शाम हो जानी है। अब क्या चाहते हो, एनिवर्सरी के दिन भी रात 10 बजे तक रसोई में जुटी रहूं? उसने किसी बच्चे की तरह भुनभुनाते हुए कहा और भीतर चली गई। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, 5वीं। हर साल इस सुबह माया मुझे एक लिस्ट बनाकर पकड़ाती, जिसमें रसोई का सामान, मोगरे के फूलों का गजरा, मोमबत्तियों के पैकेट, ऐसे ढेरों सामान होते। उसकी दी हुई लिस्ट के हिसाब से मैंने बाजार से सामान खरीदा और वहां चल दिया जहां हर साल जाता था। बनारस में गंगा के सामना घाट पर। एकांत रहता था यहाँ। एक किनारे पर शिव मंदिर, कच्चे घाट पर कुछ मल्लाह और सामने दूर तक फैली गंगा। कोई भीड़ नहीं। घाट पर मैंने अखबार का टुकड़ा बिछाया, आधे में सामान रखा और आधे पर खुद बैठ गया। मोबाइल की मैसेज टोन बार बार बज रही थी, तो उसे भी साइलेंट मोड पर डाल दिया। ये बहती हुई खामोशी कुछ देर तो अच्छी लगी, फिर यह मेरा मन बेचैन करने लगी। वैसे सच कहूं तो आज के दिन अच्छा लगता है मुझे यूं बेचैन रहना। सांसों का टूट टूट कर सीने में बहना, उसका यूं शिद्दत से याद आना। देव, तुम अपनी देवसी को बहुत याद करोगे, मैं जानती हूं। वो अक्सर मुझसे कहती थी और देखो कितना सही कहती थी। ये नाम मैंने ही उसे दिया था। मैं देव और तुम देवसी, मैं उसे कहता और वो इतरा कर अपना नाम पुकार लेती। मैंने आंखें मूंद कर उसको सोचा और वही नाम पुकार लिया। बतासे की तरह ये नाम मन की जबान पर पिघलने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता। किसी का याद आना उसके आने जैसा ही होता है। उसका नाम लिया तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे बगल में आकर बैठ गई हो, ठंडी हवा से सिहरती देह समेट रही हो, स्वेटर की आस्तीनों को खींचकर मुट्ठियां उसमें छुपा रही हो। तभी मोबाइल पर माया का नाम चमका। सुनो, एक सामान भूल गई थी, मैसेज किया है। एक्चुअली एक नहीं, 3 है। मैं मुस्कुरा दिया, सामान के एक से बढ़कर 3 होने पर। ठीक है, अभी बाहर ही हूँ, कुछ वक्त लगेगा। अगर कुछ और याद आए तो मैसेज कर देना, लेता आऊँगा। कहकर मैंने मोबाइल जेब में रखा और नदी की धार देखने लगा। थोड़ी देर में एक तेज लहर टकराई और जरा सा किनारा झड़कर पानी में गिर गया। ये किनारा मैं था और वो लहर उसकी याद। मेरा मन बहने लगा, वक्त के पार, यादों की गली में, स्टेशन के पास वाले मोहल्ले में, मेरे घर की छत पर। वो 8 साल पुरानी गर्मी के दिन थे। छत पर अचार के लिए कच्चे आम सूख रहे थे और मैं उनकी रखवाली कर रहा था। लगता है चिड़िया आम ले जाती होंगी। देव, आज तो नजर रखना। माँ ने बड़ी तिकड़म बैठाकर मुझको राजी किया था। कोई आधा घंटा बीत गया था, न कोई चिड़िया आई थी न उसकी परछाई। मैं ऊँघने लगा। तभी धप से किसी के कूदने की आवाज आई। मैं चौंका। देखा कि एक 16-17 साल की लड़की घुटने के बल बैठी अचार वाली अमिया खा रही थी। दांतों के बीच में दबाकर कट से काटती और फिर आंखें मिचका देती।
उसने मुझे अब तक देखा नहीं था शायद। आप तो बड़ी प्रोफेशनल लग रही हैं चोरी में। अगले पल उसके सामने था मैं। वो एकदम घबरा गई। मैं ये, उसकी आवाज़ अटकने लगी। मैं वो क्या? माँ इतनी मेहनत से धोकर छील काट कर आम सुखाती हैं और तुम उड़ा ले जाती हो? मैंने हाथ घुमाकर किसी पहरेदार की तरह कहा। उसने फौरन हथेली मेरे सामने की और आवाज़ में मासूमियत उड़ेल कर बोली, अब वापस डालूंगी तो अचार खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारी छत से अचार नहीं चुराऊंगी, प्रॉमिस। तो दूसरों की छतों से चुराओगी? मैं आज उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। वो परेशान हो रही थी और मैं उसको देख रहा था। नजर गाल के गड्ढे और वहीं से गले को जाते 3 बड़े गहरे तिलों पर टिक गई। फिर उसकी छोटी बालियों पर झूलने लगी और गुंथी हुई लंबी चोटी उसमें जाने कितनी देर उलझी रही। नहीं, अब तो तौबा कर लूंगी, प्लीज किसी से कुछ कहना मत। हाँ, उसकी मिन्नतों पर मैंने मुस्कुरा कर ठीक है कहा तो खुशी के मारे उसने मेरे हाथ थाम लिए। 20 दफा थैंक यू बोलकर दीवार फांदी और बगल वाली छत में कहीं गुम हो गई। मेरी नजरें वहीं चिपकी रह गईं जहां वो खड़ी थी। वो चली तो गई थी लेकिन जरा सी रह भी गई थी, वहीं छत पर मेरे इर्द गिर्द। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। मन की धरती पर उसके पांव की धमक अब भी गूंज रही थी। हाथ सीने से बांधे, दीवार से टेक लगाए मैं उसमें डूबने लगा। आगे भी सोचता रहता अगर माँ ने खाने के लिए आवाज न दी होती। माँ, पड़ोस में कोई रहने आए क्या? पहला निवाला तोड़ते हुए मैंने पूछा। हाँ, ज़्यादा मेलजोल नहीं है कॉलोनी में किसी से। बिरादरी भी अलग है ना, नेम प्लेट देखी होगी ना घर की। रुक, घी डाल देती हूँ साग में। ये कहते हुए माँ ने मेरी सब्जी में घी डाला और वहीं बैठकर पड़ोसी पुराण सुनाने लगी। थोड़ा पुराने ख्यालों की थी माँ। जात पात को अब भी गांठ बांध कर रखती थी और पापा तो उनसे 20 ही समझो। मेरा मन माँ की बातों से हटकर उसको सोचने लगा जिसका नाम भी नहीं पता था। अब इस तरह की पहली मुलाकात में कोई नाम पूछता है भला? तो मैंने ही नाम रख दिया, देवसी। कुछ दिनों बाद अचार सूखने बंद हो गए लेकिन मेरा जाना नहीं। उसका इंतजार करते हुए न धूप चुभती न सुस्ती छाती। बस एक नज़र किताब पर होती, दूसरी पड़ोस की छत पर। उस रोज इंतजार में कुर्सी पर दोनों पांव चढ़ाए बंद किताब सीने से लगाए बैठा था। निगाहें उसी की छत पर थीं। तभी वो दौड़कर दीवार के करीब आई और हमारी छत पर झांक कर कुछ तलाशने लगी। मैंने कहा, अचार का सीजन तो चला गया, अब किस फिराक में हो? तुम मुझे चोरनी समझने लगे क्या? सुबह रिबन सुखाए थे, लगता है उड़ गए कहीं। कहते हुए उसने निगाहें छत पर दौड़ा दी। वो रिबन खोजती रही और मैं सोचता रहा कि कह दूं कि चोरनी तो हो ही तुम। फिर ये सोचकर चुप रह गया कि अगर उसने पूछा कि क्या चुराया मैंने तो क्या जवाब दूंगा। बातूनी बहुत थी वो। उसके बाद जब भी मिली बकर बकर बोलती रही। मुझे बोलने का मौका मिलता सिर्फ हाँ हूं या अच्छा कहने भर का। तुम कम बोलते हो ना, वो पूछती और मैं हाँ चुप ही रहता हूं कहकर मुस्कुरा देता। उसके सामने कम बोलना अच्छा लगता था मुझे। उससे सुनना, उसके सपनों को देखना, उसकी जबान से बार बार अपना नाम सुनना। बीते कुछ दिनों से उसकी बातों में नया कॉलेज भी शामिल होने लगा था। एक शाम वो मिलने आई तो मुट्ठी में भिजा हुआ एक कागज लेकर मुझे देते हुए बोली, कॉलेज में एक लड़के ने दिया, अच्छा लड़का है, सीधा साधा। उसे सुनते हुए मैंने कागज के टुकड़े किए और जमीन पर गिराते हुए बोला, तुम ध्यान मत दो उस पर। ठीक है, नहीं दूंगी, लेकिन पूछ सकती हूँ क्यों? उसने गर्दन एक ओर झुकाकर मुस्कुराते हुए पूछा तो दिल जोर का धड़का। सिर्फ एक दफा, उसके बाद तो भूल ही गया। तभी सीने के पास वाइब्रेशन महसूस हुआ। जेब में मोबाइल बज रहा था।
माया का फोन था। कहाँ हो तुम? जवाब में मेरा हाथ दिल के करीब पहुंच गया। मैं बुदबुदाया, जिंदगी की सबसे गहरी याद के बेहद खूबसूरत लम्हे के पास। मेरा मन अतीत के उस लम्हे में अटका था और दिमाग माया के सामान की लिस्ट में। सुनो, वो फ्लोटिंग वाली मोमबत्ती लेते आना प्लीज, उसने बच्चों की तरह कहा और मेरे ठीक है कहने पर खुश हो गई, इतनी के कॉल डिस्कनेक्ट करना ही भूल गई। उधर से गुनगुनाने की आवाज आने लगी। उसकी सरगम थामे मेरा मन अतीत की ओर खींचने लगा। फरवरी की इतवार वाली गुनगुनी दोपहर थी। मुंडेर पर कोहनी और हथेलियों पर चेहरा टिकाए वो कहीं देख रही थी, चुपचाप। दीवार के इस तरफ मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया और वही 7 रोज पुराना सवाल दोहराया, क्या तुम? गालों से गर्दन तक फैलती गुलाबी मुस्कान समेटते हुए उसने वही जवाब दोहराया, हाँ मैं। ये 4 शब्द हमें ऐसे मिले थे जैसे कोई खेल हो, नया नया। सब कुछ नया था हमारे लिए। घंटों छत पर बैठे एक दूजे को तकते रहते, कभी माथे पर कुछ पढ़ते, कभी आंखों में टटोलते, दूरियों में नजदीकी महसूस करते। उस रोज कॉलेज जाते समय हम 6 फुट की दूरी पर थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बाहें टकरा रही हों, उंगलियां छू रही हों। तुमको भी ऐसा लगता है क्या? मैंने शाम को पूछा तो वो इतरा कर बोली, और नहीं तो क्या, अकेली तुम्हें मोहब्बत थोड़ी हुई है, मुझे भी हुई है। शुरू में अल्हड़ था हमारा प्यार, लेकिन कोई 6 महीने बाद जरा सी चतुराई दिखाने लगा। छत पर जमे रहने पर कहीं घर वाले सवाल ना उठाएं, इसलिए अब प्रेम किताब के पन्नों में छुपकर आने लगा था, कभी छत पर और कभी बेधड़क दरवाजे से। ये पड़ोस वाली लड़की ज्यादा नहीं आती? एक रोज माँ ने पूछा। किताब लेने या लौटाने आती है माँ? मैंने झल्ला कर जवाब दिया तो उन्होंने दोबारा पूछा नहीं। वो जब भी आती आंटी जी नमस्ते जरूर कहती। माँ के दिल में जगह पानी थी उसे, लेकिन उसे क्या पता था कि माँ उसके बारे में क्या सोचती थी। एक रोज वो किताब नहीं प्रसाद लेकर आई थी। माँ ने उसके दिए बर्तन को अजीब ढंग से पकड़ा था, अनिच्छा से। वो माँ की उंगलियां देखने लगी थी। तुमने बनाई है खीर? मैंने उसका ध्यान बांटने के लिए पूछा। नहीं हटाता तो शायद वो समझ जाती, वो अंतर, वो भेद जो माँ की नजरों में बहुत बड़ा था और मेरी में कुछ नहीं। शायद इसीलिए जब उसकी और मेरी शादी की उम्र हुई तो माँ पापा से बेधड़क कह दिया था, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कौन है वो? उनके सवाल के जवाब में जब उनको पता चला कि लड़की पड़ोस की है तो माँ एकदम उखड़ गई। मैंने उसकी तरफदारी की तो उनका पारा चढ़ गया। उसके लिए अपनी माँ से जबान लड़ाएगा? और उसे तो मैं बताती हूँ अभी। चिल्लाते हुए माँ बाहर चली गई। मैं पीछे गया भी, लेकिन तब तक उसके घर के दरवाजे से आवाजें आनी शुरू हो गई। उस रात सो नहीं पाया था मैं। देखा नहीं था उसे, सुना भी नहीं था, पर जाने क्यों उसकी सिसकियों की आवाज मेरे कानों में हर पल के साथ ऊंची होती जा रही थी, और ज्यादा ऊंची। अंधेरिया रातें सिर्फ 15 रोज की होती हैं, लेकिन मेरे लिए 40 रोज की थीं। मुझ पर कस्मों का बोझ था और उस पर बंदिशें। अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश लगाकर घर वाले निश्चिंत थे कि सब ठीक था, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि जब मन के पोर प्रेम की देह छू लेते हैं तो उनका अलग होना आसान नहीं होता। हम कभी एक हो पाएंगे देव? 40 दिन बाद एक रात बड़ी मुश्किल से हम जब मिले तो उसने पूछा था। मैं उलझ गया कि जवाब में क्या कहूं, हाँ या ना। मैं चुप रहा। ये चुप्पियां अक्सर ना जैसी ही लगती हैं, उसे भी लगी थी। इसी वजह से उसने अपने लिए आए रिश्ते को हाँ कह दिया था। उसके घर के गेट पर रिश्तेदारों की भीड़, एक दूसरे को गले लगाकर देने वाली बधाइयां और उसके हाथ में शगुन की साड़ी और भेंट देखी थी मैंने। मुबारक हो, उस रात दीवार के उस पार से कहा था मैंने। वो किसी काम से छत पर आई थी और मैंने तो वहीं डेरा जमाया हुआ था। वो दीवार से दूर खड़ी थी, एकदम खामोश। होंठ चुप थे, लेकिन हल्के से सिसकी को दबाना, हथेली का आंखों को पोंछते हुए सरसराना सुनाई दिया था मुझे। प्यार में अलग होने से ज्यादा तकलीफ देह होता है किसी और का हो जाना, वो भी मजबूरन।
उसकी तकलीफ यकीनन मुझसे बड़ी थी और इस दर्द को अभी और बड़ा होना था। उसकी शादी का कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। लड़के का नाम देखा था मैंने, अविनाश। उसके नाम के पहले अक्षर के साथ कर्सिव ए लिखा था। यही ए उसकी हथेली पर रचेगा। तुम्हारा नाम ना मैं अपनी हथेली में खुद लिखूंगी देव, वो कहा करती थी। मुझे देखना था कि उसके मंगेतर का नाम उसने खुद लिखा या किसी से लिखवाया। बाहर लॉन में मेहंदी का फंक्शन था। लड़कियों से घिरी बैठी वो मेहंदी लगवा रही थी। मैं उसके गेट से दूर खड़ा था, ओट में। फिर न जाने क्या दिल किया, मैं धीरे धीरे उसके गेट की तरफ बढ़ने लगा। वहीं खंबे से टिक कर खड़ा हो गया। वो मुझे देख रही थी, एक टक, और मुझे कुछ साफ नहीं दिखा। कुछ धुंधला नजर आने लगा। रोशनी की लड़ियां एक चमकीला धब्बा बनकर आंखों में गड़ने लगी। तभी छपाक से आवाज आई। मैं वापस वर्तमान में था, घाट पर। गंगा में सिक्के ढूंढने के लिए बच्चों ने छलांग लगाई थी। कुछ देर बाद कुछ सिक्के लेकर वो ऊपर आ गए। मेरा मन भी यादों से आधा डूबकर वापस आ गया था। शाम के 4 बज रहे थे। मैंने माया को कॉल लगाई। कुछ और लेना है क्या? कॉल रिसीव होते ही मैंने पूछा। बस तुम आ जाओ, बहुत देर हो गई है देव। उसकी आवाज़ में एक इल्तिजा थी। ठीक है, कहकर मैंने फ़ोन रखकर एक गहरी सांस भरी। लहरें, पानी, मिट्टी की सौंधी खुशबू सांसों में एक साथ सरकने लगे। अधूरा अतीत आवाज़ें लगाकर मेरा ध्यान खींच रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था, माया के पास। किसी के छूट जाने में उसका मिल जाना भी शामिल होता है। वो हर रोज यादों में मिलती रही थी मुझे, मूल पर किसी सूद की तरह। घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई। शायद माया वहीं खड़ी थी। दरवाजा फौरन खुल गया। कितनी देर लगा दी तुमने? उसने शॉपर बैग थामते हुए कहा। कहकर मैं भीतर सोफे पर बैठ गया। माया ने पानी का ग्लास दिया तो मेरी निगाह उसके कोरे हाथों पर पड़ी। अरे हाँ, मेहंदी की कोन ले आया हूँ, मैंने कहा। वो 2 पल रुककर मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए गालों पर झूलती लट को कान के पीछे खोसा और मोड़ा खिसकाकर सामने बैठ गई। क्यों याद करते हो अतीत? वो भी तब जब मैं साथ हूँ। जितना याद करता हूँ ना, और करीब हो जाता हूँ तुम्हारे माया, मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। उसने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, हाँ, आज देवसी पुकारो ना मुझे। देवसी? मैंने पुकारा तो उसकी पिघलती मुस्कान गालों के गड्ढे में भर गई। अपनी शादी का दिन याद है तुमको? उसने पूछा। मैं एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। थोड़ा सा अतीत वहां भी तैर रहा था। वो वही मेहंदी वाली रात थी। वो मेरे सामने आकर खड़ी थी। अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, देखोगे नहीं मेरी मेहंदी, मेरी नई जिंदगी की मोहर। तुम्हारी माया नहीं, तुम्हारी देवसी किसी और की होने जा रही है देव। उसे सुनते हुए मेरे हाथ गेट पर कस गए थे, जैसे कुछ छूट रहा हो और वो थामना चाहते हों। हम हार मान चुके प्रेमी अक्सर आखिरी वक्त पर ही जागते हैं। मैं भी शायद उन्हीं में से था। तुम किसी और की हो सकती हो क्या? मैंने पूछा था। वो चुप रही। उसकी डबडबाई आंखें अपने घर के दरवाजे, मेरे घर की दहलीज और सामने खड़ा मैं, हम तीनों के बीच भटकती रहीं। मैं डरता रहा कि कहीं कोई उसे आवाज न दे दे, कहीं वो चली न जाए मुझको छोड़कर, अभी के लिए या हमेशा के लिए। मैं नहीं हो सकती देव किसी और की। ये कहकर उसने मेरे सारे डर मिटा दिए। वो अपनी जगह खड़ी सिसकने लगी थी। मेरा दिल हुआ कि उसको सीने से लगा लूं, उसके सारे आंसू समेट लूं, लेकिन नहीं किया। होना भी मत, वरना सबसे शिकायत कर दूंगा कि तुम अचार चुराती थी। कहते हुए मैंने उसकी गीली मेहंदी वाली हथेलियां थाम ली, जिंदगी भर के लिए। उस पल न मेरे दिमाग में उसके घर वाले थे, न मेरे माँ बाप, था तो बस प्यार और ये लड़की। देव, अपना नाम क्या अगले साल लिखोगे? तभी माया ने मेरा ध्यान खींचा। वो अपनी कोरी हथेली और मेहंदी पकड़े मेरे सामने बैठी थी। फैली हुई मेहंदी, बिना साज सिंगार और सादा से सलवार सूट में वो दुल्हन बनी थी। न घर वाले, न दावत, न मंडप। इसलिए मैं अब हर एनिवर्सरी सबका हर्जाना भुगतता हूँ। उसके बालों में गजरा और हथेली में मेहंदी लगाता हूँ। उसने फिर टोका तो मैंने उसकी हथेली पर पहले बड़ा सा देव लिखा और
उसके साथ एस और आई भी लिख दिए। देवसी में समाया देव और देव से जुड़ी देवसी एक साथ अच्छे लग रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।